गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताने का प्रयास किया था, जिसमें नीति निर्देशक सिद्धांतों का क्या अर्थ होता है, भारत के संविधान में नीति निर्देशों के बारे में क्या प्रावधान है और नीति निर्देशक सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण में जो पहला था समाजवादी सिद्धांत, उसके बारे में अवगत कराया और दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत, जिसे सामाजिक हित संबंधी निर्देशक सिद्धांत भी कहा जाता है। गांधीवादी सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जो इस प्रकार हैं। अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा, अर्थात राज्यों का ये कार्य होगा, राज्यों के लिए ये नीति होनी चाहिए कि वह ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करे। इसी संदर्भ में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि भारत के संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ग्राम पंचायतें अब स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करती हैं। खुद का अपना विधान है जिसके अनुसार ये ग्राम पंचायतें संचालित होती हैं। इसी क्रम में अनुच्छेद 40 में यह उल्लेखित किया गया है कि राज्य का ये दायित्व होना चाहिए, राज्य का ये कर्तव्य होना चाहिए कि वह ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में संगठित करेगा। अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। तो अनुच्छेद 43 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत व सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की स्थापना करना भी राज्य का कर्तव्य होगा। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में ये प्रावधान है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज के कमज़ोर वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय और शोषण से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो अनुच्छेद 43 में प्रावधान है कि राज्य जनता के दुर्लभतर वर्गों के विशेषतया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के शिक्षा तथा धन संबंधी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 में इन वर्गों के कल्याण का प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य का ये दायित्व होगा, राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह अपनी नीति बनाते समय इन वर्गों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक कार्य करे, जिससे इनको प्रोत्साहन मिल सके और इनको अन्याय और शोषण से मुक्ति मिल सके। ऐसा दायित्व राज्यों का होना चाहिए। ये प्रावधान अनुच्छेद 46 में किया गया है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा, यानी
अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान है कि राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और स्वास्थ्य सुधारने के लिए प्रयत्न करेगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए औषधि में प्रयोग किए जाने के अतिरिक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों, मादक द्रव्यों तथा अन्य इस प्रयोजन हेतु पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि औषधि के अलावा, दवाइयों के अलावा जो इस तरह के पदार्थ काम आते हैं उन पर राज्य प्रतिबंध लगाएगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो सके। ये भी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। अनुच्छेद 48 में गाय, बछड़ों व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन देगा। तो अनुच्छेद 48 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य गाय, बछड़े या अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक लगाएगा और इनकी नस्लों को सुधारने हेतु प्रोत्साहन देगा। ऐसा व्यवस्था भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में की गई है। इसी प्रकार प्राचीन स्मारकों की रक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्य प्राचीन स्मारकों, कलात्मक महत्व के स्थानों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों की रक्षा का कार्य भी करेगा। राज्य का कर्तव्य निश्चित किया गया है कि वह प्रत्येक स्मारक, कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्थानों को जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया हो, रक्षा करने का प्रयत्न करेगा। तो अनुच्छेद 48 में ही 48A में ये भी प्रावधान किया गया है कि संसद ने राष्ट्रीय महत्व के ऐसे स्थान जिनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है, उन स्मारकों की रक्षा करने का कर्तव्य भी राज्य का होगा। इसी प्रकार उदार बौद्धिक सिद्धांत के बारे में भी नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णन किया गया है। उदारवादिता की विचारधारा से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत, इसमें अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त करने का प्रयास करेगा। इस संदर्भ में अनुच्छेद 44 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में यानी संपूर्ण भारत देश में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। यानी पूरे भारत देश में समस्त नागरिकों के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 44 में वर्णित है। इसी प्रकार अनुच्छेद 45 में राज्य बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो अनुच्छेद 45 में ये प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा। और इसी क्रम में मैंने आपको मूल अधिकारों के संबंध में भी बताया था कि अब शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में भी समाहित किया गया है। इसीलिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत एक दूसरे के पूरक भी समझे जाते हैं। तो अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि विधान लागू होने के 10 वर्ष के समय में राज्य 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा। विधान लागू होने के बाद 50 वर्ष के समय में ही
इस स्थिति को प्राप्त नहीं किया जा सका। 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के आधार पर इस निर्देशक तत्व को स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मूल अधिकारों की स्थिति प्रदान की गई है तथा निर्देशक तत्वों में इसके स्थान पर नया अनुच्छेद जोड़ा गया है जो इस प्रकार है। राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रयास करेगा, ऐसा अनुच्छेद 45 में वर्णित है। अनुच्छेद 48 में कृषि पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करने का प्रयास करेगा। तो राज्य का ये भी प्रयास रहेगा कि एग्रीकल्चर और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से विकसित करे। यानी वर्तमान संदर्भ में चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, भारत पशुपालन की धरती है, इसलिए राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह कृषि और पशुपालन को अधिक से अधिक आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करे, कृषि को वैज्ञानिक तरीकों से संचालित करे, पशुपालन की समृद्धि का अधिक से अधिक कार्य करे, ऐसा भी राज्य का कर्तव्य है, ऐसा अनुच्छेद 48 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 48A में पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करेगा और उनकी रक्षा करने का कर्तव्य भी राज्य का होगा। तो अनुच्छेद 48 ये पर्यावरण से संबंधित है, जिसमें राज्य का ये कर्तव्य होगा कि राज्य पर्यावरण का संरक्षण करे, उसको बढ़ावा दे, उसका संवर्धन करे और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करे, ये भी राज्य का दायित्व है। अनुच्छेद 49 में राज्य ऐतिहासिक तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करेगा। इसमें ये प्रावधान किया गया है कि चूँकि भारत देश का ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भारत में बहुत सी ऐतिहासिक स्थल हैं और संसद इन स्थानों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उन स्मारकों की रक्षा करने का दायित्व भी राज्य का होना चाहिए। राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे ऐतिहासिक और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की रक्षा करे, उनको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, ऐसा राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। अनुच्छेद 50 राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये भी राज्य का कर्तव्य है कि लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाए, क्योंकि कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। विशेषकर राज्य की लोक सेवाओं में, राज्य की जन सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का काम भी राज्य को करना चाहिए, ऐसा अनुच्छेद 50 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अनुच्छेद 51 इसमें ये प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्याय एवं सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना भी राज्य का कर्तव्य होगा। अर्थात चूँकि अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, इसलिए इसमें वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बताया गया है तथा हमने सदैव ही शांति तथा जीवो और जीने दो के सिद्धांत को अपनाया है। इसलिए राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि करे और राष्ट्रों के बीच
न्याय तथा सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखे। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। तो राज्य का ये भी कर्तव्य होगा, राज्य का ये भी दायित्व होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देगा। ऐसा भी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। और इसी अनुच्छेद में ये भी प्रावधान है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित आदर्शों को लेकर चलने का प्रयत्न करेगा। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित करना, राष्ट्रों में आपसी व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के प्रति आदर का भाव बढ़ाना तथा अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद 51 था। तो विद्यार्थियों, ये टॉपिक था नीति निर्देशक सिद्धांतों के वर्गीकरण के बारे में, और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित था, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आपकी कोई जिज्ञासा हो, आपका कोई प्रश्न हो, आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से या मेरे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।